Hello JKSSB aspirants preparing for Naib Tehsildar, FA, Junior Assistant exams and other exams that will be advertised very soon. आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगी इस एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए। हमने इसमें जो एमसीक्यूज डाले हैं हर एक सेक्शन से डाले हैं, पॉलिटी से, जियोग्राफी से एंड बाकी जो सिलेबस में इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर सेक्शन से भी। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज एमसीक्यू सीरीज का फर्स्ट वीडियो फ्रॉम पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 आस्क्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें कौन सा फीचर नहीं है? पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम, इट्स करेक्ट ये है। सिंगल सिटीजनशिप दी जाती है, इट इज़ आल्सो करेक्ट। एंड फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, ये भी करेक्ट है। एंड डी ऑप्शन इज ड्यूअल जुडिशरी, इट इज़ इनकरेक्ट क्योंकि हमारे पास ड्यूअल जुडिशरी नहीं बल्कि हमारे पास है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। क्या है हमारे पास? इंटीग्रेटेड जुडिशरी। So option D is incorrect. Now question number 2 asks which article deals with the writ jurisdiction of the High Court. High Court के writ jurisdiction के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है? एब्सोल्युटली हमें पता है 226, जो 226 आर्टिकल है, डील्स विद द writ jurisdiction ऑफ द हाई कोर्ट्स। एंड जो 32 है ये डील करता है विद रेस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन के बारे में ये बात करते हैं। रिट जुरिस्डिक्शन मतलब क्या है? इसमें हमारे पास 5 रिट्स होती है जिसमें आपने पढ़ा होगा हैबिस कॉर्पस, मैंडामस, सर्चरी, क्यो वारंटो, ये कुछ, एंड 5th वन इज प्रोहिबिशन। ये कुछ 5 रिट्स है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई कि फॉर एग्जांपल अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वहाँ पर वो रिट जुरिस्डिक्शन लगा के हाई कोर्ट के पास जा सकता है एंड उसका जो वो फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ हो उसको बहाल किया जा सकता है। सो आर्टिकल 32 इज़ फॉर सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 फॉर हाई कोर्ट। एंड अगर हम टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन देखेंगे, हाई कोर्ट के पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें सिर्फ वो फंडामेंटल राइट्स की बात कर सकता है। अलबत्ता जो हाई कोर्ट है ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स नहीं बल्कि लीगल राइट्स के बारे में भी बात कर सकता है। एंड जो हाई कोर्ट क्या है, जुरिस्डिक्शन है लोकेशन के हिसाब, टेरिटरी के हिसाब से कम होता है। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ऑल ओवर इंडिया देखती है, तो अगर हम टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन देखेंगे वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा है, लेकिन अगर हम राइट्स के हिसाब से देखेंगे वहाँ पर हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर्स है क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स हो या लीगल राइट्स हो उनके अगेंस्ट रिट जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट कर सकता है, कन्वे कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 is about the Finance Commission. The Finance Commission is constituted under which article? जो Finance Commission है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के अंडर आता है? It comes under article 280. Under 280 of the Indian Constitution deals with the Finance Commission of the India. आप कमेंट्स में बताइए कि अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन है एंड उसकी कौन सी रिकमेंडेशन है। मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ बटर के बताऊँगा, उसकी जो लेटेस्ट आई थी IEP DFT, इनकम डिस्टेंस, एरिया, पॉपुलेशन, एंड ये 3 आप खुद बताइए एंड परसेंटेज क्या है इनकी वो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन इन ड्यूरिंग द एमरजेंसी। एमरजेंसी क्या आप पता है, हमने पढ़ा है कि एमरजेंसी 3 टाइप की होती है। एक तो होती है नेशनल एमरजेंसी, उसके बाद होती है स्टेट एमरजेंसी या उसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट्स रूल, एंड उसके बाद थर्ड वन होती है फाइनेंशियल एमरजेंसी। फाइनेंशियल एमरजेंसी हमारे इंडिया में कभी नहीं लगी है और ये 3 लगी है। तो नेशनल एमरजेंसी का आर्टिकल कौन सा आता है? 352 एंड फिर +4 कीजिए तो 356 नेशनल प्रेसिडेंशियल रूल एंड फिर +4 कीजिए तो 360 आता है। इट इज़ अबाउट द फाइनेंशियल एमरजेंसी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एमरजेंसी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर है
दैट इज़ 20 एंड 21। इन दो को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है कब, जब एमरजेंसी लगी हो। विच शेड्यूल कंटेनर्स एंटी डिफेक्शन लॉ, कौन सा शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है जो एंटी डिफेक्शन की बात कर रहा है। पहले 7th शेड्यूल किसकी बात कर रहा है, डिवीजन ऑफ पावर्स की बात कर रहा है, जिसमें हमने पढ़ा है कि जो लिस्ट स्टेट लिस्ट होता है, सेंट्रल यूनियन लिस्ट होता है एंड कनकरेंट लिस्ट होता है। तो इसमें कुछ सब्जेक्ट्स का डिवीजन होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स। 8th शेड्यूल किसकी बात कर रहा है, आपने पढ़ा होगा वो ट्रिक TEER टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, यहाँ पर सारे साल होते हैं। टेरिटरी के बारे में, एम्यूलमेंट्स के बारे में, ऑथ एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में एंड राज्यसभा की जो सीट्स होती है उसके बारे में ही 1 2 3 4, इसी तरह से शेड्यूल एरियाज़ के बारे में, इसी तरह से अदर शेड्यूल एरियाज़ एंड ये फेडरलिज्म के बारे में, मतलब कि डिवीजन ऑफ पावर जो हमने पढ़ा है 7th जो पूछा गया है। एंड ये ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, ये है 9th शेड्यूल आपने पढ़ा होगा जिसमें लैंड रिलेटेड कुछ लाज रखे गए हैं। एंड फिर ये डिफेक्शन की बात कर रहा है, ये 10 है। फिर ये पंचायत की बात कर रहा है 11 एंड 12 म्यूनसिपलिटीज़ की बात करता है। तो हमें पूछा गया है एंटी डिफेक्शन के बारे में जो हमने पढ़ा, डिफेक्शन डी ये आता है किस में, सॉरी 10 में। सो 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी वीडियोज़ और चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसमें कौन सा नहीं है। आपको पता ही होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 8 का मतलब 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। UPSC का है 3112 में आता है। नीति आयोग जो है ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाया गया था, क्या एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से, कब 2015 में। फाइनेंस कमीशन का हमने पढ़ा 280, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है बल्कि ये नॉन स्टेटरी बॉडी है जो कि एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है। प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है, लॉ मिनिस्टर भी नहीं है, कॉलेजियम बस रिकमेंड करता है कि क्या हो सकता है। ये रिकमेंडेशन का काम किसके पास है, कॉलेजियम के पास। अलबत्ता जो प्रेसिडेंट है फाइनली वही अपॉइंट करता है किसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। रिसेंटली एक चीफ जस्टिस हमारे नहीं आई, आप बताइए कि उनका वो सीरियल नंबर क्या है एंड उनका नाम क्या है, वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, राइट टू एजुकेशन इज़ पार्ट ऑफ विच आर्टिकल, राइट टू एजुकेशन जो है वो किस आर्टिकल का पार्ट है। 21A 19(1) क्लास G 15(3) 41। एब्सोल्यूट इट इज़ 21A 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट करार दिया गया था। इसमें हम बताइए, आप क्वेश्चन में कमेंट में लिखिए कि फंडामेंटल राइट के साथ साथ एजुकेशन का जिक्र फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड DPSP के किस आर्टिकल में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रेसिडेंट कैन प्रोम्युलगेट ऑर्डिनेंस अंडर, जो प्रेसिडेंट है वो प्रोम्युलगेट कर सकता है ऑर्डिनेंस किसके अंडर, ही कैन प्रोम्युलगेट द ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 1 2 3, जो आर्टिकल 1 2 3 है उसके अंडर जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस प्रोम्युलगेट कर सकता है। कब कर सकता है उसके ऑर्डिनेंसेस, जब सेशन में, जब लोकसभा सेशन में ना हो या राज्यसभा एनी ऑफ द हाउस। हु प्रेजाइड्स ओवर द जॉइंट पार्लियामेंट के कौन करता है, एब्सोल्युटली ये तो सबको पता है, स्पीकर आप जो लोकसभा है वो करता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट बताया गया है नहीं, प्रेसिडेंट बस वो रिकमेंड करता है कहाँ पर क्या, मतलब वो उसी के पास होता है कि वो जब जॉइंट सिटिंग समन करता है दो ये समन करता है। और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, बल्कि ये सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट होता है। एंड साथ में फिर चेयरमैन राज्यसभा का एक सॉफ्ट चेयरमैन होता है, प्रेम भी नहीं है, तो ऑप्शन इज करेक्ट। फिर इकॉनमी के पोर्शन में हम आते हैं,
GDP फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू जो GDP है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है फैक्टर कॉस्ट पे ये किसके बराबर है? एब्सोल्यूट इट इज़ अबाउट GDP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज़। इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है, सब्सिडीज़ को ऐड करना है, तो हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। विच बॉडी रिलीज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन सी बॉडी रिलीज करती है? इट इज़ रिलेटेड बाय NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। पहले ये होता था CSO एंड उसको फिर मर्ज करके NSSO के साथ ये बन गया था NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। आपको मैं बताया कि WPO जो है वो कौन रिलीज करता है उसका इंडेक्स। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली फाउंड इन, जो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है ये कहाँ पर पाई जाती है? इट इज़ फाउंड इन एग्रीकल्चर। तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? फॉर एग्जांपल अगर हमें 10 बंदे की ज़रूरत होती है एग्रीकल्चरल फील्ड में, तो हम 10 के बजाय अगर हम 15 लगाएं, तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा 5 बंदे हमने लगाए, इट इज़ कॉल्ड एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 की रिक्वायरमेंट थी, हमने 15 लगाए, इसमें 5 एक्स्ट्रा है, तो जो ये 5 एक्स्ट्रा है ये इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है वहाँ पे, क्योंकि ज़रूरत तो बस 10 नहीं थे, तो इसको ही बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट या सीजनल एम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं। विच इज़ नॉट ए डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है? इसमें अगर हम इनकम टैक्स की बात करें, इट इज़ डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ये इनकम पर डायरेक्टली जिसकी बंदे की जितनी इनकम होगी उसके हिसाब से उस पर लगता है। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट्स पे लगता है, इट्स आल्सो डायरेक्ट टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स, जब आपके पास कुछ कैपिटल होता है जो फिर उसको सेल करते हो, फिर वहाँ से आपको कुछ प्रॉफिट मिलता है, वो भी एक डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट इज़ नॉट डायरेक्ट टैक्स बट इट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि जो ये जो कंज्यूमर जो कम्युनिटी यूज़ करता है तो उसको डायरेक्टली उसके देना पड़ता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपये का प्रोडक्ट है उसमें इंक्लूड किया जाता है GST, जो कि कंज्यूमर को पे करना पड़ता है। तो ये चाहे फिर वो अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, उतना ही करना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स सेम पे, तो तब ये आता है किस में? अब इनडायरेक्ट टैक्स में। क्वेश्चन नंबर 15 आस्क्स MSME क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की क्लासिफिकेशन है डिपेंड किस पे करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। फॉर एग्जांपल 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर 50 करोड़, ऐसे ये पहले माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो रिसेंटली 2025 के बजट में चेंज किया गया। आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि अगर ये इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर की क्लासिफिकेशन होती है MSME की, आप कमेंट्स में ये लिखिए कि करंटली माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की क्या क्या क्राइटेरिया रखी गई है इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर के हिसाब से। फिजिकल डिफिसिट मीन्स, फिजिकल डिफिसिट आप सीधे याद रखो कि बोरोइंग्स कितनी होती है एक कंट्री की, तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसेप्ट एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग्स, सो ऑप्शन इज करेक्ट। रेपो रेट, व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट की क्या? ये एक मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी। किसकी मॉनेटरी पॉलिसी? इट्स मॉनेटरी पॉलिसी यूज्ड बाय द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो इट इज़ द रेट एट विच द बैंक्स बोरो फ्रॉम RBI। जो कमर्शियल बैंकर्स है वो बोरो करते हैं RBI से, और जो RBI फिर उनसे जो ये इंटरेस्ट लेता है उस इंटरेस्ट रेट को कहते हैं रेपो रेट। इसमें क्या चीज़ होता है कि बैंकर्स जो हैं वो बोरो करते हैं RBI से, एंड जो बैंकर्स उनको वापस क्या देती हैं? सिक्योरिटीज़ देती हैं, एंड फिर वो सिक्योरिटीज़ उनको वापस लेनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कैपिटल रिसेप्टर्स? इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि कैपिटल रिसेप्टर्स का पार्ट नहीं है? मार्केट बोरोइंग्स, ये तो कैपिटल रिसेप्टर्स का पार्ट है। डिसइन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर आपको ये आपके पास कोई MSME हो या आपके पास कोई गवर्नमेंटल बॉडी हो जहाँ से मतलब जो आप सेल कर रहे हो प्राइवेट सेक्टर को, तो वहाँ पर जो आपको मिल रहा है ये जो रिसेप्टर्स में आते हैं वो कैपिटल में आते हैं। लोन्स फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट बोरोइंग भी हो, लोन्स हो, ये वो तो कैपिटल रिसेप्टर्स में आते हैं। लेकिन टैक्स रेवेन्यू,
टैक्स रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट नहीं होता है, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू आपको लेना है, इट इज़ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। क्वेश्चन नंबर 19, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये कौन रिलीज करता है? इट इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंटल प्रोग्राम UNDP। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इंक्लूड, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ये क्या इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स करंट प्लस कैपिटल अकाउंट। अब हम हिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस करेंगे। हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर? आपको पता होगा बाबर जो है ही वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर। अब आप बताइए कि 1526, 27, 28, 29 में कौन से बैटल्स हो गए थे? पहला तो था पानीपत का। आप इनका बताइए कि इनमें कौन कौन सा बैटल हुआ था जो मुगल एम्पायर के बाबर ने जो फाट किए थे बैटल्स। एंड साथ में ये भी बताइए कि बाबर के बाद कौन आया था? हुमायूं। इसके बाद जो सीरीज़ है वो आप लेटर मुगल्स तक बताइएगा जितनी आपको याद है। क्वेश्चन नंबर 22, द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड ड्यूरिंग, जो स्वदेशी मूवमेंट है वो कब स्टार्ट हो गई थी? इट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग पाटना बंगाल। पाटना बंगाल। तो आप मुझे बताइए कि इसमें कुछ 3 चीज़ों की बात की थी जिसमें नेशनल एजुकेशन भी आता है। बाकी 2 चीज़ें क्या थी वो आप कमेंट्स में लिखिएगा। पाटना बंगाल इन 1905। अगर आपको ये सही लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती है कि हाँ हम आपके लिए यूज़फुल कंटेंट क्रिएट करते हैं। साथ में आप कमेंट्स में ये भी बताइए कि आपको किस तरह के कंटेंट चाहिए, हम आपके लिए वो सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते थे? दादा भाई नारोजी को। दादा भाई नारोजी जो है उसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जो कि इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी का भी था। क्वेश्चन नंबर 24, द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया। कैबिनेट मिशन इंडिया में कब आया था? इट वाज इन 1946। 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था। तो आप कमेंट्स में लिखिए कि मुस्लिम लीग, INC इनका क्या रेस्पॉन्स था, क्या उन्होंने ज्वाइन किया, क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया नहीं किया, क्या इसमें चीज़ें हुई थी, वो आप कमेंट्स में लिखिएगा। जब आप कमेंट्स में ये चीज़ें लिखते हैं तो फिर आपको दिमाग में रहता है स्क्रिप्ट की तरह, एंड फिर एग्ज़ाम में आपको आसान होता है वो सब फाउंड आउट करना कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। द हरप्पन स्क्रिप्ट इज़, जो हरप्पन स्क्रिप्ट है IBC का स्क्रिप्ट है वो किस साइट इज़ पिक्टोग्राफी, क्योंकि उसमें कुछ पिक्चर्स दी गई है एंड येट वो डेसिफर नहीं की गई है। देट आर अनडेसिफर्ड। अब मतलब उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। एंड ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट हमें कहाँ मिला था? ये मिला था हमें धोलावीरा में। ये एक वहाँ पर साइन बोर्ड था। इससे हमें क्या चीज़ पता चलती है कि इससे ये पता चलता है कि अगर वहाँ पर धोलावीरा में जो ये साइन बोर्ड हमें मिला था इसमें कुछ पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, इसका मतलब है कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे थे एंड दे न्यू एजुकेशन के बारे में उनको पता था। अब हम आते हैं जियोग्राफी के सेक्शन में। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में है राजस्थान, ये ठीक है। अब आप कमेंट्स में बाकी स्टेट्स का लिखिए कि बाकी 8 स्टेट कौन सी टोटल है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है इंडिया में। 27 क्वेश्चन नंबर, हाइस्ट पीक ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे हाइस्ट पीक कौन सा है? कंचनजंगा। जो कंचनजंगा है दैट इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ इंडिया। आप कमेंट्स में लिखिए कि लोकेशन क्या है कंचनजंगा की। वेस्टर्न घाट्स रन थ्रू। जो वेस्टर्न घाट्स है वो कहाँ से रन करते हैं? इट रन्स थ्रू द केरला से ये रन करता है। आप मुझे टोटल बताइए कमेंट्स में कि ये कितने स्टेट्स में पास होता है एंड वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ से वेस्टर्न घाट्स रन करती है, जो कि एक फ़ीचर है हमारी फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। कमेंट्स में लिखेंगे आप तो आपका ज़्यादा रिवाइज हो जाएगा वहाँ पे। एल निनो रेफर्स टू। एल निनो किसको कहते हैं? ये क्लाइमेटिक कंसेप्ट है, तो इसका मतलब है वार्मिंग ऑफ पैसिफिक ओशन। इसका दूसरा है ला नीना। क्या है? ला नीना। दूसरा है डाइपोल का कंसेप्ट आता है, बाकी चीज़ें पर आती है। तो जो यही
अल लानीना लानीना जो है दैट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द इंडियन मानसून, क्योंकि मानसून जब होता है तो बारिश ज़्यादा होती है लानीना की वजह से। अल की वजह से ज़्यादा बारिश नहीं होती इंडिया में। अब बाकी बताइए कि अल लानीना के बाकी क्या बेनिफिट्स हैं जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड बाकी जगह क्या नुकसान है इसके, दोनों के बताइएगा। विच रिवर इज़ नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस, इसमें कौन सा ऐसा रिवर है जो कि इंदस का ट्रिब्यूटरी नहीं है। झेलम तो इंदस की ट्रिब्यूटरी है, रवि भी है, सतलज भी है। इंदस झेलम चिनाब रवि बियास सतलज दीज आर ये नॉर्थ टू साउथ में बात कर रहा हूँ। तो जो ये ट्रिब्यूटरीज है अलबत्ता यमुना नहीं है, यमुना इज़ नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस। आप कमेंट्स में लिखिए कि यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है। अब हम एनवायरनमेंट सेक्शन से बाकी क्वेश्चंस करते हैं रिमेनिंग 10, उसके बाद दूसरा करंट अफेयर। विच वन इज़ ए ग्रीन हाउस गैस, इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन CH4 जो है मीथेन, इट इज़ ए ग्रीन हाउस गैस। ऑक्सीजन नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन तो बेनिफिशियल है, ऑक्सीजन से जितना ऑक्सीजन जाता होगा उतना ग्रीन हाउस गैस कम हो सकता है। तो ये जो CH4 मीथेन है दैट इज़ ए ग्रीन हाउस गैस। चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय लेड बाय, चिपको मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, संदूराल बहुगुणा। आप कमेंट्स में बताइए कि चिपको मूवमेंट की लोकेशन क्या थी। एक 1970s में हुआ था, तो क्यों हुआ था, कंट्रैक्टर्स ने क्या किया था, क्या मसला हुआ था, वो आप कमेंट्स में ब्रीफली लिखिएगा। विच वन इज़ द बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व कौन सी है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज़ द करेक्ट आंसर। आप कमेंट्स में लिखिए कि टोटल बायोस्फीयर रिजर्व हमारे पास कितनी है एंड लेटेस्ट कौन सी है एंड फर्स्ट वन कौन सी है। रेड डाटा बुक इज़ पब्लिश्ड बाय, जो रेड डाटा बुक है वो कौन पब्लिश करता है, इट इज़ पब्लिश्ड बाय IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो ये इसमें कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड होते हैं, एक्सटिंक्ट होते हैं, आपको बताइए कि इसका पब्लिश जो है IUCN का करता है। आप कमेंट्स में लिखिए कि जो हमें हांगुल है क्या वो किसकी कैटेगरी में आता है, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या एक्सटिंक्ट है। दूसरा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसका भी आप बताइएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डील्स विद, क्वेश्चन नंबर 33 सेज जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किसके साथ डील करता है, डील्स विद द ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में बात कौन करता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इससे पहले आपको पता होगा क्योटो प्रोटोकॉल, वीना कन्वेंशन। आप इनकी डेट बताइए एंड ये क्यों लाई गई थी ये वाली प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन, क्या मकसद था इनका। कंप्यूटर एविडेंस के बारे में हम यहाँ से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द शॉर्टकट की फॉर कॉपी इज Ctrl+C, Ctrl एंड C को दबाना है ताकि हमारे पास जो पैराग्राफ वगैरह हो टेक्स्ट में जो भी हो वो कॉपी हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है OS ये क्या है, इट इज़ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। विच इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस इसमें कौन सा नहीं, इनपुट डिवाइस मतलब जिसमें यहाँ से हम कंप्यूटर को कुछ डायरेक्शंस देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इनपुट की वजह तरफ से इनपुट देते हैं, वो उसमें जो हमें लगता है उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड जो है ये इनपुट डिवाइस है, माउस है उसका यूज़ कर्सर है, उसमें हम यहाँ से क्लिक भी करते हैं तो ये भी है, एंड स्कैनर है उसमें हम स्कैन करते हैं चीज़ों को, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर इज़ नॉट, मॉनिटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं बल्कि आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं स्क्रीन पे कि क्या चल रहा है मॉनिटर से। क्वेश्चन नंबर 40 1 बाइट इज इक्वल टू, जो 1 बाइट है वो किसकी इक्वल होता है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। एंड फिर आप बताइए कि 1 GB 1 TB कितने की होती है, आप कमेंट्स में लिखिएगा। जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड कुछ GK क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। झेलम ओरिजिनेट्स फ्राम, झेलम कहाँ से ओरिजिनेट होता है, इट ओरिजिनेट्स फ्राम द वेरीनाग। डोगरा रूल स्टार्टेड इन विच ईयर, डोगरा रूल जो स्टार्ट हो गया था जम्मू कश्मीर में वो कब हुआ था, 1846 में। आप बताइए कि
ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई थी एंड किस किस के दरमियान होती थी एंड कितने पैसों की डील हुई थी इसमें। वुलर लेक इज़ लोकेटेड इन, वुलर लेक इन डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन द बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2020 एडेड हाउ मेनी लैंग्वेजेस, कितने लैंग्वेज ऐड हो गई थी ऑफिशियल लैंग्वेजेस? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2020 के थ्रू इट वाज अबाउट 5 लैंग्वेजेस, 5 लैंग्वेजेस में कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश की बात हुई थी। ट्यूलिप गार्डन इज लोकेटेड ऑन द फुटहिल्स ऑफ, जो ट्यूलिप गार्डन है वो किसके फुटहिल्स पे पाया जाता है? इट इज़ लोकेटेड ऑन द फुटहिल्स ऑफ ज़बरवन रेंज, ज़बरवन रेंज के फुटहिल्स पे ट्यूलिप गार्डन की लोकेशन है। अब करंट अफेयर्स 2024-25 के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 46, इंडियाज फर्स्ट AI मिशन लॉन्च्ड इन 2024 इज कॉल्ड, इंडिया AI मिशन, जो इंडिया का जो पहला AI मिशन लॉन्च हो गया था 2024 में, इसको बोलते हैं इंडिया AI मिशन। विच कंट्री होस्टेड G20 समिट इन 2024, 2024 में, 2023 में क्या था? इंडिया ने, उसके बाद 24 में ब्राज़ील में। आप बताइए 25 में किसने किया? ये कमेंट्स में लिखिएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स इन 2024, 2024 में कितने इसने ये ईयर्स कंप्लीट किए? इट वाज 10 ईयर्स, 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए। आप कमेंट्स में कुछ फीचर्स प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिखिएगा। चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन द लूनर साउथ पोल इन विच ईयर, किस साल में लूनर साउथ पोल पे चंद्रयान 3 लैंड हो गया था? इट वाज 2023। 2025 इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ, जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ किसका ऑब्जर्व किया जाता है 2025? इट इज़ अबाउट द कैमेलिडीज, इसके बारे में इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2025 ऑब्जर्व किया जाता है। साथ में ही कोऑपरेटिव्स का भी ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स भी सेलिब्रेट किया गया। तो ये थे हमारे पास 50 क्वेश्चन फॉर द JK SSB अपकमिंग एग्जाम्स। आप कमेंट्स में लिखिए कि आपको और कौन कौन से क्वेश्चन चाहिए एंड क्या क्या डिटेल्स आपको चाहिए। हम आपके लिए अवेलेबल रखेंगे। एंड साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए और कंटेंट लाने के लिए। थैंक यू।